Hey there, this is Pranshu Verma and let's get started our fourth lecture on magnetism and matter. Okay? और आज आप देख पा रहे होंगे मैं थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी कट गई है ना, बाल भी थोड़े छोटे हो गए। आज बहुत दिनों बाद टाइम मिला मेरे को तो मैं गया जावेद हबीब के पास और ठीक चलिए। ओके, वही बेचारा बोल रहा था कि यार क्या जी वर्मा जी बहुत दिनों बाद आए, तो भाई टाइम ही नहीं है, महीने ऑलमोस्ट 1 मंथ। ठीक है, हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज ये लास्ट लेक्चर है थियोरेटिकल वॉइस। कल को जो लेक्चर आएगा वो मैग्नेटिज्म मैटर पे मोस्ट प्रोबेबली कुछ क्वेश्चंस होंगे अच्छे। ठीक है, और उसके ऊपर चैप्टर क्लोज कर देंगे। ठीक है, हाँ जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो डाया पैरा को पढ़ चुके हैं। पैरा के लिए हमने क्यूरीज लॉ भी पढ़ लिया था जिसकी वैल्यू आई थी जीटा इक्वल टू सी म्यू अपॉन टी। ओके, जहाँ पे टी हमने बोला था कि दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच which is representing the magnetic property is inversely proportional to the absolute temperature of the material. If we decrease the temperature, the magnetic property will increase. Okay, और if we increase the temperature तो अपनी magnetic property decrease करेगी. Okay, and at some point of temperature the magnetic property stops to increasing. Okay, it stops to increase. Okay, and that temperature is called Curie's temperature and that will be the saturation. Okay, वो क्या होगा? saturation होगा. Okay, that is the peak point. वहाँ से वो स्टार्ट होती है बाउंड्री फेरोमैग्नेटिक की। वहाँ जहाँ हमने टेम्परेचर को कम करते मैक्सिमम जीटा मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन पे पहुँचा दिया फॉर्मूला को, वहाँ से स्टार्ट हुआ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वहाँ से स्टार्ट। अब देखो ध्यान से देखते क्या होता है एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक अपने आप में अलग चीज है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से सुनो, देखो क्या था प्रॉब्लम है, फेरो में और पैरा में एक ही डिफरेंस है, बस एक ही छोटू सा डिफरेंस है। क्या देखो पहली बात तो कि जो इनके एटम होते हैं ना, किसी भी एटम का, ओके, किसी भी एटम का यदि मैं बात करने जाऊँ कि पर्टिकुलर एटम का एंगुलर मोमेंटम सॉरी डायपोल मोमेंट, एक्चुअली अभी 11th में चल रहा है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह दिमाग में वही चलता रहता है तो आ जाता है, टंग स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, तो जो मोमेंटम है पर एटम का पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, जिसको हमने क्या बोला था मैग्नेटाइजेशन। ओके, ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी पर्टिकुलर पर एटम की बात करूं, एक एटम की, तो पैरा और फेरो में बस यही डिफरेंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और दूसरा पॉइंट है जो मैं उसका भी बात करूंगा आपको, ठीक है, जिसकी हम बात ज़्यादा करेंगे। क्या होता है कि यदि मैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल का एटम देखूं और एक फेरो का मैग्नेटिक मटेरियल देखूं, ओके, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट एम नेट होगा वो ग्रेटर होगा इससे। पैरा के डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा फेरो का। ओके, इसीलिए प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है। इसीलिए इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है फेरो की वो ज़्यादा हो जाती है पैरा से। यही प्रॉब्लम है बस, और कहीं नहीं। पैरा और फेरो में यही डिफरेंस है बस। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ को समझाया कैसे है। ओके, जो मैं आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स में जो बात होती है वहाँ की बातें हैं ये। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स की जो छू के बात है बस। मैं क्वांटम मैकेनिक्स में डीप में नहीं जा रहा हूँ, पहली बात मैं बता दूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स मैं भी उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कह नहीं रहा कि सर क्या आपको क्वांटम मैकेनिक्स पता है? नहीं पता क्लियरली। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा डीप है। यदि मैं उसको पढ़ लूँगा, ओके, तो मैं PhD हो जाऊँगा, डॉक्टरेट बन जाऊँगा। ठीक है, हाँ, तो रिसर्च कर डालूँगा उस चीज़ पे। हाँ, तो कभी मौका मिलेगा किसी दिन तो मैं बैठ के 2-4 महीने, 5-6 महीने, 1-1.5 साल, 2-3 साल, सच अब ये मत बोल देना उम्र भर। ठीक है, हाँ, मतलब टाइम लगता है। क्वांटम मैकेनिक्स को हलवा नहीं है कि जो खा लो पकड़ के, ऐसा इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। हो गए, तो वहाँ से अंदर से वहाँ को मैं छू के आ गया, मैं वहाँ से टच करके। ठीक, नवाजुद्दीन का डायलॉग है ना,
मौत को ऐसे जस्ट टच करके आ सकता हूँ, तो वही करके आ गया मैं, क्वांटम मैकेनिक्स को जैसे टच किया आ गया। तो उसने मेरे को बता दिया, टच करते ही मुझे ज्ञान मिला, नॉलेज मिली कि भैया ऐसी प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो साइंटिस्ट लोग, हमारी जो NCERT बुक है और हमारे जो टीचर्स हैं, सब टीचर, कोई सा भी इंस्टीट्यूट का लो, कोई सा भी कॉलेज का ले लो, ओके, नीचे से लेके ऊपर तक के लेवल का जो इस टॉपिक को पढ़ा रहा है, हर वो टीचर ये बोलेगा कि यहाँ पे होता है डोमेन सिस्टम। क्या सिस्टम होता है? डोमेन। क्या? देखो, डोमेन पैरा में नहीं बनते हैं। डोमेन का मतलब है कि वन काइंड ऑफ एटम एक साथ आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि पैरा में कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, ठीक है, कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, मतलब ऐसे, ठीक है, कोई ऐसे, मतलब कैसे कैसे सब अंट संट पड़े हैं। ओके, सब एक दूसरे के ऊपर, कोई ऐसे 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 पड़े। ओके, कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है, नो सिविलाइजेशन इन पैरा और डाया एज वेल एज। डाया में भी नहीं है, डाया में तो डाइपोल ही नहीं बनता एटम का। ओके, तो वहाँ तो छोड़ ही दो। यहाँ पे बन रहा है, बट यहाँ पे पैरा में बनता है, बट देर इज नो सिविलाइजेशन नहीं है, नो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है वे। ओके, बट यहाँ पे फैरो में नहीं होता ऐसा। वहाँ पे सिविलाइजेशन आ चुकी है, सभ्यता बन चुकी है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो आ चुका है। यू नो एवरीवन व्हाट इज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु वैली सिविलाइजेशन, द मोस्ट वन ऑफ द, नहीं मैं वन ऑफ द नहीं बोलना चाहिए, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द यूनिवर्स, ओके, इन द वर्ल्ड, ओके, ऑन द अर्थ। उसके अलावा मोहनजोदड़ो उसी का पार्ट था, है ना। हड़प्पा भी वहीं का था। एक और था जो रशिया से रिलेटेड था, ठीक है। तो सारी सिविलाइजेशन, सबसे पहली सिविलाइजेशन यहीं बनी थी। ओके, तो काइंड ऑफ हम बोलते हैं कि इसमें डोमेन बने होते हैं। डोमेन का मतलब क्या है? देखो, मेरी थॉट वाले लोग जैसे मैं हूँ, ओके, ये छोड़ो, थॉट को छोड़ो, मुझ जैसे देखने वाले लोग, मतलब ना ज़्यादा गोरे ना ज़्यादा काले, हमारे इंडिया में मिलेंगे। ओके, यदि तुम्हें ज़्यादा ब्लैक लोग चाहिए तो यू कैन गो टू अफ्रीका और क्या बोले इसको, साउथ इंडिया, ओके, या और कहीं भी मिलते हैं ऐसे। तो अब तो हर जगह मिलते हैं। पहले की बात सुन, यदि मैं बहुत पहले की बात करूं तो ब्लैक पीपल मिलते हैं अफ्रीकन्स में। ओके, हमारे यहाँ गेरुआ रंग बोलते हैं इसको, जो हमारा रंग होता है, ना तो गोरे ना काले। ओके, यदि आपको वाइट पीपल चाहिए तो यू कैन गो टू यूरोप और अमेरिका। ओके, यदि आपको येलो पीपल चाहिए तो चाइना की तरफ आप बढ़ो, है ना। तो रंग के हिसाब से भी एक सिस्टम बना हुआ है लोगों का हमारे भारत में। ओके, रशिया में कौन मिलेगा? रशियंस मिलेंगे। ओके, तो वो एक डोमेन है, सेम काइंड ऑफ पीपल। वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? रशिया में पीपल की क्या प्रॉपर्टी है? दे स्पीक रशियंस, दे आर रशियंस, तो द डोमेन नेम इज रशिया। ओके, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया? इंडिया ऐसी है कि वो मिक्स वेज है। इंडिया इज अ मिक्स वेज, हर सब्जी मिलेगी यहाँ पे। ओके, इंडिया की छोड़ो, यूरोप में जाओ, यूरोप में क्या मिलेगा आपको? वाइट पीपल मिलेंगे, क्रिश्चियंस मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस इन यूरोप, तो वो इनका डोमेन है एक। ओके, अमेरिका कौन मिलेगा? अमेरिकन डेमोक्रेट मिलेंगे, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लिबरल लोग मिलेंगे। ओके, तो वो उन टाइप का लोग हैं। ओके, वन काइंड ऑफ पीपल आर इन वन कंट्री, दैट लाइक दिस। ओके, तभी वहाँ पे चीज़ें रहेंगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा? डोमेन वही चीज़ है कि वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है, जिनका डाइपोल मोमेंट एक है, मतलब ये ओके, ये मतलब मैंने बोल दिया कि 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर वाले हैं, यहाँ पे 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर वाले हैं, ठीक है। सबके अपने अपने हिस्से बना लिए, सब ने अपनी अपनी कंट्री बना ली। ओके, किसी का एरिया ज़्यादा होगा, किसी का एरिया ऑब्वियस सी बात है कम होगा, ठीक है। तो ये होता है डोमेन सिस्टम कि इन विच सेम डाइपोल मोमेंट, सेम नेचर ऑफ एटम्स हैविंग सेम डाइपोल मोमेंट, ओके, makes a domain in ferromagnetic material। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तो आप 8 डोमेन देख रहे हो, 8 है, कितने हैं? 12 हैं। ओके, 4 3 12 डोमेन देख रहे हो आप,
लेकिन वहाँ पे 12 बिलियन होंगे, 12 बिलियन एटम होंगे। ओके, तो 12 बिलियन के कितने सारे डोमेन बन सकते हैं आप सोचो। ओके, एक एटम अपने आप में भी एक डोमेन बन सकता है। हाँ, एक एटम अपने आप में एक डोमेन बन सकता है। मैं खुद में एक देश हूँ अपना, ठीक। आई एम ऑन माई सेल्फ, आई एम अ कंट्री, ठीक। हाँ, ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा यदि ऐसे ऐसे डोमेन हैं, ऐसे ऐसे डोमेन हैं, देखो ऐसा है, ठीक है, ठीक, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ और कैसे 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 बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, कैसे भी हैं, मतलब सब के सब अपने अपने में, सब अपने अपना अलग अलग नेचर रख रहे हैं। कोई कूं 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 कूं, सब 360 डिग्री एंगल में कहीं पे भी घूम सकते हैं। ओके, तो सब ने अपनी अपनी कंट्री बना ली, सब ने अपना एक एरिया बना लिया, एंड दैट एरिया इन विच वन काइंड ऑफ एटम हैविंग सेम एंड डाइपोल मोमेंट आर फाउंडेड, दैट एरिया इज नोन एज डोमेन। उसको हमने क्या बोला, डोमेन बोला। ओके ओके, अब देयर आर बिलियंस ऑफ डोमेन इन वन पीस ऑफ अ मटीरियल। ओके, सो देयर विल बी एन एंटी डोमेन ऑफ ईच एंड एवरी डोमेन। हर डोमेन का कोई ना कोई एंटी डोमेन जरूर होगा। ऐसे ऐसे किसी का डाइपोल मोमेंट इस तरीके से लाई कर रहा है, ओके, तो कोई ना कोई डोमेन ऐसा होगा जिसका ऐसे लाई करेगा। किसी का ऐसे है तो किसी का जरूर ऐसे होगा। क्लियर है, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है, डेफिनेटली 1 प्रोबेबिलिटी है, पूरी की पूरी 1 प्रोबेबिलिटी है। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रायिकता पहली बार सुन रहे हो ना? नहीं, हाँ, हमने हिंदी में पढ़ा है, प्रायिकता बोलते थे हम, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो एक प्रोबेबिलिटी है पूरी, 100% पॉसिबिलिटी है। जैसे कि यूनिवर्स में अर्थ के रेस्पेक्ट में जैसा अर्थ है, वैसा कोई ना कोई एक और अर्थ होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 है, और ना होने की भी प्रोबेबिलिटी 1 है। याद रखिएगा, ना होने की भी प्रोबेबिलिटी 1 है, होने की भी प्रोबेबिलिटी 1 है। ओके, तो मतलब ऐसा ही चीज़ यहाँ पे भी डोमेन में भी आएगा कि एक डोमेन का एंटी डोमेन जरूर होगा। तो व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, there is no external B, the magnetization of ferromagnetic material is zero, तब कितना होगा, 0 होगा। ओके, अब यदि मैं इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दूं, मैग्नेटिक फील्ड डाल दूं, व्हाट विल हैपन, ये क्या करेगा, ये सेम काइंड ऑफ डोमेन बनाना स्टार्ट करेगा। देखो 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 देखो, यहाँ पे कोई ऐसा डोमेन है, ये डोमेन ऐसा है, ये डोमेन ऐसा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट कर रही है। हाँ या ना, देखो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो ये अपना एरिया बढ़ाएंगे, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपना एरिया बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और सबको डोमिनेट करेंगे। जस्ट लाइक द थिंग इज गोइंग ऑन इन, कहाँ पे जा रही है ऐसी चीज़ें, चाइना में जा रही है क्या? जा ही रही है भाई। वो क्या कर रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है सबको, सबको डोमिनेट करना चाह रहा है। ये अपना एरिया बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 ऑक्यूपाई करेंगे, धीरे 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 धीरे। ओके, ये डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी तगड़ी है। यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ी है तो वो सारे के सारे एरिया में ऑक्यूपाई कर लेगा अपने आप को। ओके ओके, और यदि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बड़ी नहीं है, ओके, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वो ऑक्यूपेशन कम होगा। अब देखो, पहले ही यहाँ पे इस फील्ड का हर किसी भी डायरेक्शन में डालो, वहाँ पे पहले से ही डोमेन तो अवेलेबल होगा उसका। ओके, पहले से ही अवेलेबल होगा उसका डोमेन। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है शुरुआत से ही। शुरुआत से ही जो सपोर्ट होगा वो ज़्यादा मिलेगा एटम की वजह से और डोमेन की वजह से। ओके, ड्यू टू द डोमेन प्रोसेस इसको ज़्यादा
सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए इसका मैग्नेटाइजेशन भी हाई होता है। ओके ओके, व्हेन एक्सटर्नल P इज अप्लाइड, यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई दे दी हमने, ओके, व्हाट विल हैपन, मटेरियल गेट हाईली मैग्नेटाइज्ड, हाईली मैग्नेटाइज्ड, हाईली हो जाए एकदम परफेक्ट वाला, जोश, बूस्ट इन द पावर ऑफ माई एनर्जी, है ना, जस्ट लाइक दैट। वैसे ही जैसे क्या नाम, आजकल विराट कोहली कर रहा है, पहले सचिन कर रहा था, है ना, तो सचिन क्या नाम, जैसे बूस्ट पी के आता था, छक्का मारता था, ठीक। एक याद है आपको, पता नहीं आपको याद नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा, बस मैंने सुना था, हार्दिक पांड्या ने 5 छक्के मारे थे, पानी पी पी के छक्के मार रहा था एक बारी, पिछले आईपीएल की बात है, आई थिंक सो, प्रीवियस आईपीएल में। ओके, मुझे पसंद नहीं है आईपीएल देखना, बस स्टूडेंट्स बोले कि सर दबा के मारे 5-6 छक्के, पानी पी पी के हार्दिक पांड्या मार रहा था, तो वैसे ही दम दम बल जाता पूरा, आज तो फाड़ दूंगा, बल्ला बल्ला सब तोड़ दूंगा, ऐसा ही, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लगाई, वहीं को चल दिया, सारे के सारे पूरी पावरफुल मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो मैग्नेटाइजेशन हाई हो जाएगा। और क्या बात करें इसकी ऑब्वियसली बात है यार, जीटा तो इसका बहुत हाई हो गई, बहुत हाई होगा, 1 से तो बहुत बड़ा होगा, जीटा बहुत बड़ा है तो म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी 1 से, और ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगी। लेकिन यहाँ देखा गया कि क्यूरी लॉ is not applicable here, परफेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता। क्यूरी ने अपना नया लॉ बनाया है इसके लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अपना अलग से लॉ बनाया, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, दूसरी चीज, फॉर दीज मटेरियल्स जो मैग्नेटाइजेशन है ना, M इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी रट लो, अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद इन सेंटेंसों का मीनिंग, इसका तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, इसका भी बता दूंगा। ओके, इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो क्या, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, M इज इक्वल टू म्यू इंटू H, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये एप्लीकेबल ही नहीं है इसके लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है ये। दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कहाँ है, हम आज करेंगे यार, करेंगे। अभी सब कुछ खा जाओगे तो यार, अभी पहले खाना खाओगे, उसके बाद दही मिलेगी, दही खा लोगे, उसके बाद हलवा मिलेगा, हलवा बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। खा लिया। चलिए अब इसकी बात करते हैं, दही की। चलिए क्या हुआ। ओके, यहाँ पे बात आई कि जो क्यूरी है, क्यूरी अपना जो फॉर्मूला दिया था उसको इसने चेंज किया, कुछ चेंज किया। ओके, हमें इसके स्टेटमेंट्स और इसके जो वो है, क्या बोले थे उसको, जो प्रूफ हैं, जिनके बेसिस पे इसने अपना लॉ दिया, उसके बारे में स्टडी नहीं करना है। ओके, इतना डीप में नहीं है हमारे पास मैग्नेटिज्म, बस अपने को ऊपर से ऐसे देख के जाने का है। ओके, हलवा ये नहीं पता करना कौन सा बना है, जस्ट खाना है, ठीक है। अब चाहे गाजर का हलवा हो, चाहे हो सूजी का, और चाहे हो कोई और सा भी हलवा हो सकता है, हाँ होता है, मूंग की दाल का हलवा। ओके, कई सारे हलवे होते हैं, ठीक। तो आलू का हलवा, ठीक, कैसा भी हो, हमें नहीं कुछ पता, अपने को खाने का बस, ठीक। तो इसने क्या बोला, क्यूरी ने बोला कि फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो जेटा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ओके, ये फेरो के लिए बोला था इसने, यहाँ पे उसने थोड़ा सा इसको सही करा और ये बोला। अब ये क्या कहानी है, अलग सी कहानी है, देखो क्या है। बेसिकली उसने देखा कि हाँ, फेरो में भी कंसेप्ट तो वही लगता है, फेरो में भी कंसेप्ट तो वही लग रहा था जैसा पैरा में लग रहा था, कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर
जीटा डिक्रीजेस, जीटा डिक्रीजेस, जीटा डिक्रीज जरूर हो रहा है, ठीक है, मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है। किसी भी मैग्नेट की बात करें तो यदि मैं मैग्नेट को गर्म करूं, हाई टेम्परेचर तक गर्म करूं, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज करती है, ये क्यूरी ने बोला। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसने ये नहीं बात करी फेरो के लिए। ओके, अब उसने क्या बोला, उसने इस फॉर्मूले को किस तरीके से दिया, सुनो चला ध्यान से। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट रीच, मतलब जीटा लिख लूँ है ना, जीटा रीचेज एट इट्स saturation condition where the material become a paramagnetic material, यही कंसेप्ट था। क्या मतलब है पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनने का, मतलब ऑल डोमेन्स विल destroy, सारे के सारे डोमेन जो होंगे, जो डोमेन सिस्टम बना हुआ था हमारा, वो सारे खत्म हो गए, रैंडमनेस आ गई। अभी भी एटम के पास अपना मोमेंटम है, डाइपोल मोमेंट है, बट ऑल द डोमेन्स हैव्स बीन किल्ड, सारा देश वेश सब खत्म हो चुका है। अब क्या बचा है, अब रैंडमली घूम रहे हैं, सब रैंडमली घूम रहे हैं। ओके, तो इतना टेम्परेचर किया उसने। क्यूरी ने क्या बोला कि यदि आप डिक्रीज करोगे टेम्परेचर, तो ये ऑब्वियस ही बात है, इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो जीटा है वो डिक्रीज करेगा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर जीटा विल डिक्रीज, दैट इज ऑब्वियस थिंग। बट शी सेड कि यदि आपने एक ऑप्टिमम वैल्यू पहुंचा दी, जैसे कि मैं बात करूं आयरन के लिए 1043 डिग्री होती है ऑलमोस्ट, ओके, 1043 डिग्री, ओके, यदि मैंने उस टेम्परेचर तक पहुंचा दिया तो दैट इज अ सैचुरेशन टेम्परेचर। वहां तक वो फेरो था, वहां तक वो फेरो रहा। ओके, द मटेरियल वाज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अप टू 1043 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, केल्विन 43 केल्विन। ओके, अब क्या होगा यदि मैंने उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या होगा, उसके बाद यदि टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वो फेरो की छोड़ के, फेरो वाली बाउंड्री छोड़ के पैरा में कूद जाएगा। अब वो मटेरियल पैरा हो गया, फेरो नहीं रहा। ओके, फेरो नहीं रहा, वो है क्या, आपकी इस प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी, इस फॉर्मूले की डेफिनेशन। ओके, अब यदि उसकी आपको जीटा निकालना है, तो जीटा उसमें अभी भी है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी, वो उसमें मैग्नेटाइजेशन तो अभी भी होगा, स्टिल होगा, बट अब जो मैग्नेटाइजेशन की जीटा होगी आपकी, वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TC। T क्या है, राइट नाउ टेम्परेचर, मतलब लाइक 1200 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ टेम्परेचर, माइनस TC। TC इज द दैट टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ये लिख लो चाहे यहाँ पे, TC इक्वल टू टेम्परेचर एट विच फेरो कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे उसने अपना लॉ दे दिया और यहाँ पे अपना कांस्टेंट दे दिया T माइनस TC। ओके, ये उसने चीज़ें करी, उसके अलावा फेरो में और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। अभी देखो ये हो गई, ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करें, हटाओ। अभी मैंने बोला था आपको कि M इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H फॉर फेरो। पैरा के लिए एप्लीकेबल है, M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। डाया के लिए भी क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेबल है, M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H।
बट नॉट फॉर फेरो। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर फेरो तो सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, इसी के लिए क्यों अप्लीकेबल नहीं है फॉर्मूले। ध्यान से सुनते हैं। अब एक कर्व बनाया गया फेरो की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, फेरो मैग्नेटिक के लिए बस। हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व। ओके, हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता, ध्यान से सुनो। व्हाट वाज द हिस्टेरेसिस कर्व? आपकी बुक में एक लीफ टाइप का एक कर्व बना होगा, पत्ते के टाइप का, पतला सा पत्ता, करियर का पेड़ होता है उसके पत्ते जैसा होता है वो कर्व। ओके, तो उसके एक कर्व बना होगा, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। ओके, और एनसीईआरटी बुक में वो जो कर्व है वो कर्व बना हुआ है बी एंड एच के बीच में। ओके, बी मैग्नेटिक फील्ड और एच बोले तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चाहे तो आप इसको मैग्नेटाइजेशन के बीच में भी ले सकते हो, मैग्नेटाइजेशन एम और एच के बीच में भी ले सकते हो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम कर्व बनेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। ओके, कहानी स्टार्ट होती है सन 1947 से, तब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक, नहीं वहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा 2020 से ही स्टार्ट करेंगे, आज से। ओके, हाँ, तो वो स्टार्ट करते हैं कहानी को। ठीक है, कहानी कैसे स्टार्ट होती है कि when there is no external field, there is no external magnetic field, then बट मतलब ये इनपुट है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये क्या था बी, जो भी एक्सटर्नल था ये। ओके, इसका रिलेशन इससे है। ओके, ये जीरो है एट दैट टाइम। बी नेट जो मटेरियल के अंदर जो नेट बनेगा या एम है वो कितना होगा, एम और बी कितना होगा, जीरो एट दैट टाइम। जब यदि आपने किसी भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल रखा है, ओके, कोई भी लोहा वोहा रखा है, ये मेरा चश्मा रख लो, ओके, इसको मत रखो यार, ठीक। हाँ, तो यदि आपने ऐसे ही कोई मटेरियल ऐसे रख दिया, ओके, अब ये रखा है, इसकी क्या मैग्नेटाइजेशन, कुछ भी नहीं, ये तो नॉर्मल है ना। इसमें तो सब, यदि ये फेरो है, फेरो की बात कर रहा हूँ मैं, फेरो है तो इसमें डोमेन बने हुए हैं, एंटी डोमेन अवेलेबल है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मैग्नेटाइजेशन जीरो है, इसका मैग्नेटाइजेशन जीरो है। ओके, मतलब यहाँ पे कहानी है जीरो। ओके ओके, कहानी सुनते जाओ। when B E X इंट्रोड्यूस क्या होता है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मैंने B लगा दिया यहाँ पे, अब B लगा दिया यहाँ से, B ऐसे जा रहा है, जूं 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 ऐसे जा रहा है, और मैं उसकी वैल्यू इंक्रीज भी कर रहा हूँ, वैल्यू भी इंक्रीज ऐसे। ओके, अभी तो ऐसे जा रही थी, बी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो बाय इंक्रीजिंग बी अपन लोगों ने ये देखा कि एच इंक्रीज कर रहा है, बट डायरेक्टली नहीं कर रहा, यही प्रॉब्लम आई। मतलब डायरेक्टली करना चाहिए था। पैरा के लिए यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे बनाऊंगा, इसको नहीं चढ़ाऊंगा, ठीक, ऐसे होना चाहिए था। पैरा के लिए बात करूं तो एम और एच के बीच में कर्व ये बनता स्ट्रेट लाइन, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इज इक्वल टू म्यू जीटा एच, ये है। बट ऐसा नहीं बना, हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं राइट नाउ। ये जो कर्व है इट इज़ ऑन एक्सपेरिमेंट पे बेस है। हमने देखा कि ये जो कर्व है ये ऐसा बना, ऐसा, ठीक, और एट सम पॉइंट इसकी वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो गई। ओके ओके, it is seen that m increases by increasing in BEX और H, ठीक, H में भी इंक्रीज कर दो तो बात वही है। ओके, बट नॉट by following a curve, एक कर्व फॉलो करते हुए। ओके,
at a particular value, at a particular value of b external, ओके, बी एक्सटर्नल की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका बी एक्सटर्नल, या इसको बोलो एच, यहाँ पे हम एच बोल रहे हैं ना, ऑफ एच, ओके, बी और आपका एम बिकम कांस्टेंट, बिकम कांस्टेंट। ये हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी बॉडी के अंदर वो रुक गई, बढ़ नहीं रही, अब इंक्रीज ही नहीं हो रही, ओके, एट सम पॉइंट ऑफ एच और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली बात है, सारे के सारे एटम जो भी डोमेन थे, जो कब्जा हो चुका है, पूरा हो चुका है। मतलब अब दुनिया में एक ही कंट्री है, एक ही कंट्री है, उसका नाम भारत है, ठीक ठीक। अब मतलब हर टाइप के जो एटम हैं उसमें जिनका भी डायपोल मोमेंट है वो सब वन डायरेक्शनल है, इसीलिए अब इंक्रीज नहीं कर रहा। ऑब्वियसली बात है ना, क्यों इंक्रीज नहीं कर रहा? क्योंकि सब के सब एक ही तो सुर में गा रहे हैं, एक ही सुर में गा रहे हैं, ओके। उसके बाद कोई और नया सुर आ सकता है क्या? नहीं, 7 लोग हैं, 7 एक सुर में गा रहे हैं, 8वां सुर कहाँ से लाए? 8 है ही नहीं, 8 है ही नहीं, ओके ओके। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब अब सैचुरेशन आ चुका है, दिस कंडीशन इज नोन एज सैचुरेशन, ओके, दिस कंडीशन इज नोन एज सैचुरेशन। लिखना है, लिखना है, लिखना है, क्योंकि सब एक्सपेरिमेंट है, सब एक्सपेरिमेंट है, okay? मैं वहीं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं मिटाता जाऊँगा, यहीं लिखता जाऊँगा, ओके। दिस कंडीशन इज सैचुरेशन कंडीशन, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे, ओके। इसको कंडीशन को हमने और इसको पॉइंट को बोल दिया ए पॉइंट, क्या पॉइंट बोल दिया इसको? ए पॉइंट, ओके। चलिए आगे बात करें, ओके। अब क्या करा हमने अब जो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भेज रहे थे, हमने क्या करा, अब हमने उल्टा सोचा कि एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम करते हैं, डिक्रीज करें, ओके। हमने बहुत तेज कर दिया था, बहुत तेजी से, ओके, हम संभाल नहीं पा रहे थे मटेरियल को। हमने क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं कि लेट्स डू वन थिंग कि मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको डिक्रीज करते हैं। व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, ओके, लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन, ओके। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को कम करते धीरे धीरे, तो ऐसे गई, ऐसे वापस आ जाती सेम पाथ पे, ओके, सेम पाथ पे वापस आ जाती, ओके, ऐसे गई, ऐसे आ गई, हाँ। जैसे आप लोग क्या करते हो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, सेम पाथ से आते हो, है ना। ये ऐसा नहीं था, ये लफंडर बच्चा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये घूमता है थोड़ा सा यहाँ, ओके, ये थोड़ा सा घूमेगा, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, ओके। ये क्या करेगा, ये घूमेगा, ये रुकेगा नहीं और यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपने हटा दी है, खत्म कर दी, जीरो। मैंने ये वाली चीज़ें खत्म कर दी। अब मटेरियल जू का तू जैसा पहले था यहाँ पे तबस मटेरियल था, तो वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन जीरो था एट दैट टाइम कि जब मटेरियल। लेकिन अब क्या है, हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड डाल दी और हटा दी, मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, हटा दी, अब हटा दी। अब क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, और इसको देखा तो दिखा कि एक मैग्नेट बन गया। नाउ द मटेरियल इज a magnet, okay. Now after a, okay, after a, if h लिख दूं, if h become zero, h को जीरो कर दिया है, then m और b डू नॉट बी जीरो। होना चाहिए था जीरो, क्योंकि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, h जीरो तो m जीरो होना चाहिए था ना, बट इट इज नॉट हैपनिंग इन फेरो में हो ही नहीं रहा है, ओके। m रिटेन सम वैल्यू इन मटीरियल,
उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बच गई है। ओके, इस पॉइंट इसको बी बोल दे। ओके, बी मिस हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं। क्लियर है? ओके, अब मेरा मटेरियल क्या बन चुका है, एक मैग्नेट बन चुका है, परमानेंट मैग्नेट। क्या बन चुका है? परमानेंट मैग्नेट। नाउ एंड मटेरियल बिकम अ मैग्नेट। ओके ओके, हटाओ, नीचे का हटा दूँ, नीचे का लिखते जाना बस, यही आपका। बहुत सारा लिखना है ना यार इसमें, मैं आपको पढ़ा के बोल के चला जाऊंगा, आप लिखोगे नहीं, फिर बाद में दिक्कत आएगी। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is known as okay रिटेंटिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। इसको ओके, इस मैग्नेटिक वैल्यू को। ओके, क्या वैल्यू, इसका डेफिनेशन क्या होगा? रिटेंटिविटी का डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा डेफिनेशन? ध्यान से सुन लो। अच्छा, मैं लिखूंगा नहीं, इसकी डेफिनेशन सुन लो, उसी को लिख लेना। रिटेंटिविटी इज that value of magnetic field, magnetization is that value of magnetization or magnetic field, okay, when there is no external field. Retentivity is that value of magnetization or magnetic field inside या इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं और आपके लिए। रिटेंटिविटी को हम बोलेंगे इसका बी या ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ही बोल दो, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। एक्चुअली मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। ओके, और बन भी नहीं रहा है फॉर्मूला। ओके, तो आपको याद रखना है रिटेंटिविटी क्या है। रिटेंटिविटी इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। When there is no external magnetic field, the magnetic field produced by the क्या बोले इसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यदि यहाँ पे आसपास कोई भी फील्ड नहीं है और उसमें जितनी भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलेंगे रिटेंटिविटी। ओके, एट दिस पॉइंट वो क्या है, आप इसको बोल सकते हो रिटेंटिव पॉइंट। ओके, आगे बात करें, चलिए। हाँ, अब हमने क्या करा, किया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे थे, ऐसे डाल रहे थे, ऐसे डाल रहे थे, ऐसे जा रही थी, ऐसे टू। ओके, अब हमने वैल्यू कम कर दी, अब जीरो कर दी, खत्म कर दिया, यहाँ से एक्सटर्नल फील्ड खत्म कर दी, तो रिटेंटिव पॉइंट मिल गया हमको। ओके, नाउ अपन लोग क्या कर रहे हैं, अब ऐसे भेज रहे थे ना, अब अपने मैग्नेटिक फील्ड इधर से भेजनी स्टार्ट कर दी, यहाँ से ऐसे। ओके, पहले उधर से भेजी, अब इधर से भेज रहे हैं। क्या होगा, हमने देखा कि इसकी ये रिटेंटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लगी। ओके, और इसकी वैल्यू एक सम पॉइंट पे जाके जीरो हो गई। उसको हमने क्या बोला, कोरेसिविटी। ठीक है, कोरेसिविटी, सी डी बोल दूं, कोरेसिव पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को उसने क्या बोला, कोरेसिविटी या कोरेसिव पॉइंट। कोरेसिव पॉइंट कौन सा पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट, या कोरेसिविटी इज दैट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कोरेसिविटी इज दैट मैग्नेटिक इंटेंसिटी at which the magnetization of a ferromagnetic material become zero। ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, आसान था। अब देखो, इसको हमने फिर बढ़ाया,
मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, सेम जैसे यहाँ पे बढ़ रहा था वैसे यहाँ पे भी होने लगा सेम। ओके, सेम चीज़ें यहाँ पे भी होने लगी। ओके, सेम चीज़ें यहाँ पे होने लगी और एट सम पॉइंट यहाँ पे भी क्या आ गया, सैचुरेशन। क्या आ गया, सैचुरेशन। ओके, ज़्यादा दूर चला गया है ये। ओके, इतना दूर नहीं जाना चाहिए था। चलो सही बन गया इस बार थोड़ा सा, ठीक है चलो। ओके, सेम बात हमने फिर से करी, अब इसकी वैल्यू कम करी हमने, अब तेज़ी कर दी थी, तेज़ी करके हमने एक पॉइंट ला दिया यहाँ पे सैचुरेशन का पॉइंट। कौन सा पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, पॉइंट। हमने फिर डिक्रीज़ करी वैल्यू, फिर डिक्रीज़ हो गए, ये यहाँ नहीं पहुँचा, अभी भी कहाँ पहुँचा, एफ पॉइंट पे। कहाँ पहुँचा, एफ पॉइंट पे। सेम बात हो रही है जो यहाँ पे हो रही थी ना, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे हो रहा है अभी। यही यहाँ पे जो यहाँ से यहीं चला, ऐसे ही यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से ए से सी गया, ये ई से एफ गया, सेम दिखा, सेम चीज़। ओके, फिर हमने क्या करा, इसको फिर से इंक्रीज करा इस साइड, और ये पहुँच गया पॉइंट ए पे, फिर से ये पॉइंट फिर से ए पे पहुँच गया। किस पॉइंट को होते हुए, जी पॉइंट को होते हुए। ओके, मतलब हमने पहले इंक्रीज करी वैल्यू किसकी, एच की, ठीक है, एच की वैल्यू इंक्रीज करी, एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा जहाँ पे उसकी वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो गई। हमने फिर एच की वैल्यू डिक्रीज करके जीरो करी, लेकिन यहाँ पे एक रिटेंटिव मैग्नेटाइजेशन मिल गया हमको, रिटेंटिव मैग्नेटाइजेशन मॉडी में मिल गया। ओके, फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू जो एच की वैल्यू है उसको निगेटिव में ले गए, अपोजिट में ले गए और वहाँ से डाली और धीरे धीरे इंक्रीज करी। देखो इंक्रीज हो रही है ना एच की वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है, लेकिन निगेटिव साइड। तो हमने जैसे जैसे वैल्यू एच की इंक्रीज करी, हमने देखा मैग्नेटाइजेशन पहले तो जीरो हुआ, फिर अपनी ऑप्टिमम वैल्यू निगेटिव साइड में पहुंचा। निगेटिव, अरे एटम ऐसे थे, अभी ऐसे थे एटम, ऐसे डाइपोल मोमेंट दे रहे थे, अपोजिट पे ले गए, तो पहले तो हो गए जीरो, ये जीरो हो गए न्यूट्रल। ओके, यहाँ पे कोरेसिव पॉइंट पे जीरो हो गए, और फिर ऐसे हो गए, क्योंकि अब उल्टा हो गया ना, अब सारे के सारे ऐसे हो गए हैं। ओके, ऑल एटम्स आर लाइक दिस। ओके, तो अब वे सैचुरेशन पहुंच गए। क्लियर, फिर हमने वैल्यू डिक्रीज करनी स्टार्ट की, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचे, लेकिन न्यूट्रल नहीं हुए अभी। ये हमने एक्सटर्नल फील्ड हटा दी, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं हुए, ये यहाँ पे पहुंच गए साहब के साथ, अपना एक मैग्नेटाइजेशन दिखा रहे हैं, मतलब ये भी रिटेंटिविटी है। ओके, ये भी क्या है, रिटेंटिविटी है। ओके, और ये फिर से कोरेसिविटी है। ओके, अब क्या करा हमने, फिर वैल्यू इंक्रीज करी, ये पहले तो यहाँ पे पहुँचे और फिर से यहाँ पे पहुँचने लगे, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, फिर से यही खेल चलेगा, ये ठीक है, फिर ये ओके, फिर ये ओके, फिर ये फिर ये। ओके, समझ में आ गया आपको क्या चीज़ चल रही है? यही था पूरा कॉन्सेप्ट हिस्टेरेसिस कर्व का। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो आपका जो H है, H वो पीछे जो M है आपका वो पीछे चलता है H के, या B है। ओके, बोथ आर लैग बिहाइंड विद H, पीछे चलते हैं। ओके, मतलब H आगे भाग रहा है, H आगे भाग रहा है। देखो H यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू पहुँचा, फिर जीरो भी हो गया, लेकिन M जीरो नहीं हो पाया। M यहाँ पे जीरो हुआ जब H दूसरी साइकिल में जा चुका था। भाई ये साइकिल चल रही है, टू 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 टू, ये साइकिल है। ओके, अब देखो M को, देखो M को, टू, ये M टू टू, जबकि देखो हमारा जो H है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ओके, मेरा जो B है या M है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मेरा H यहाँ पहुँचा। ठीक है, लेकिन मेरा जो B और M है वो यहाँ पे ही पहुँच पाया अभी इतने टाइम में। ठीक, तो पीछे रह गया, वो पीछे रह गया कि नहीं रह गया? ओके, अब मेरा जो ये है ये यहाँ पे पहुँच गया H, तो मेरा M यहाँ पे पहुँच गया। मैंने फिर और वैल्यू इनकी डिक्रीज करी, यहाँ पे पहुँचाया। एट दैट पॉइंट वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया। ओके, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया। क्लियर है? फिर मैंने डिक्रीज करी वैल्यू को, फिर डिक्रीज करी, जीरो पे पहुँचा दिया, फिर से जीरो पे पहुँचा गया, सॉरी जीरो पे तो पहुँच गया, यहाँ पे पहुँचा दिया, लेकिन ये यहाँ पे पहुँचा।
ये यहाँ पे पहुँच गया। ओके, फिर हमने इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ पे करा, तब जाके 0 हुआ। तो देखो एच ने कितनी साइकिल कवर की, एक इधर इधर इधर, ये एक कंप्लीट और थोड़ी सी और फालतू, और इसने 2 2 2 2, इसने एक कंप्लीट करी। मतलब m को 1 साइकिल कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और ज़्यादा वैल्यू खर्च करनी पड़ रही है बजाय h को। ओके, h अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के डिक्रीज होके 0 पहुंच गया, फिर 0 से निगेटिव में मैक्सिमम पहुंचा और फिर 0 हो गया। लेकिन m को मैक्सिमम से 0 और 0 से फिर मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से 0 होने में ज़्यादा टाइम लगा। इसको बोलते हैं लैग बिहाइंड होना, और इसी का मतलब है हिस्टेरिसिस। इसी का मतलब है हिस्टेरिसिस, इसीलिए इस कर्व को बोला हमने हिस्टेरिसिस कर्व। क्या बोला इसको? हिस्टेरिसिस कर्व। ओके, तो हिस्टेरिसिस कर्व में इसके अलावा और कुछ नहीं था, और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा दिए बहुत तगड़ी तरीके से। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर। नीट में और मेंस में भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी तो 2019 में ये क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब था मजाक सा। ओके, तो हम देखेंगे, कल को देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस, और चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।